पिक्टोग्राफिकली समझ के उसको अपनी लाइफ में थोड़ा आसान बना सकें। द फर्स्ट पिक्टोग्राफी दैट कम्स टू माई माइंड एज अ बुक पॉलिटी की, वो ऐसा है कि अगर मेरे पास एक इतनी मोटी पॉलिटी की किताब होती, और यही संविधान है, सही है, ये बुक है कि किसी ने बोला संविधान है, तो मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप बताना। जैसे फर्स्ट पे क्या मिलेगा? हाँ, प्रिएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसी से किताब चालू होते। फिर इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? हाँ, देखा, वही गलती होती है। सेलिएंट फीचर हम एम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, मैं तो संविधान पढ़ाने आया हूं। तो प्रिएम्बल के बाद अगले पेज से क्या चालू होगा? मतलब ये अपने पढ़ाई के हिसाब से मैं, हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। यूनियन एंड इट्स स्टेट टेरिटरी, शेड्यूल बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, पार्ट्स में किताब डिवाइड होगी राजा बेटा, चालू होगा आर्टिकल 1 से ही, और आर्टिकल 1 से लेकर यहां पर लास्ट आर्टिकल इसमें लिखा होगा, सही है। अब क्या है कि लास्ट आर्टिकल लिखा होगा तो बहुत सारे 390 400 आर्टिकल तक जाता है। तो इस वजह से क्या कर रखा है, ये संविधान पार्ट्स में है, तो इसीलिए हम बोलते हैं, यहां से ले रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, करते करते लास्ट पार्ट तक। तो ये क्या बताता है, हमारे एग्जाम में हमको क्या पढ़ने में आता है? पार्ट 1 में कितने आर्टिकल है, पार्ट 2 में कितने आर्टिकल है, पार्ट 3 में कितने आर्टिकल है, करते करते मेरा संविधान यहां तक जाता है। तो यहां पर खत्म हो गया लास्ट आर्टिकल, तो इसके बाद इस संविधान में लास्ट क्या है? शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स है? 12, 1 से लेकर 12। लॉजिक लेते हैं, लॉजिक, और इतना ही संविधान के अंदर है, मतलब हमारे पढ़ने में जो आता है, बराबर है। तो मैंने खोला, यूं करके प्रिएम्बल मिला, इतनी मोटी किताब मिली, और लास्ट में शेड्यूल मिला। तो मेरा क्वेश्चन ये है, प्रिएम्बल पे नहीं पूछ रहा, ये शेड्यूल कैसे, क्या होता है, क्या काम, मतलब व्हाट, इसका क्या वर्चस्व में, क्या इसका काम है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है? तो आर्टिकल में पूरा नहीं ले सकते, जो सेंस में आता है वो उसको सॉल्व करना। ओके, यहां से रेफर होता है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि दिस माय नेम इज कौशल बुबना, आई एम फ्रॉम दिस 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 करके, और फिर लिखा होता है रेफर शेड्यूल 2, तो यहां जाता है। फिर रेफर शेड्यूल 2 के बाद आता है आई लिव इन सूरत, करते करते ये वापस लौट के आता है, फिर बोलते हैं रेफर शेड्यूल 4। ये रेफर होता है लास्ट में। एक संविधान के अंदर इतना चीज होता है, बराबर। अब मुद्दा आता है पार्ट पे। तो हम लोग जो डिफाइन करके पढ़ते हैं, ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है, उस फ्लो चार्ट में बेसिकली क्या है, इस पूरे आइटम को पढ़ने का एक तरीका बनाया है। तो इसमें ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं मैं, कि जैसे मान ले यहां पर फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है, पार्ट नहीं, पार्ट में तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, डीपीएसपी का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। वैसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट का एक पार्ट है, फिर हम क्या, पार्ट नहीं है ये, मतलब चैप्टर्स है, पार्लियामेंट का एक पार्ट है, फिर हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स का एक पूरा पार्ट है। नॉन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं। तो इस संविधान, अच्छा, एक जुडिशरी का पार्ट, करते 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 इसमें पार्ट्स है, और पार्ट्स में वो बातें लिखी है। तो हम एज अ स्टूडेंट क्या सीखने समझने के लिए आते हैं पॉलिटी में? इसके अंदर के कंटेंट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीखने पढ़ने आते हैं, इन सब के बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक भी आईएएस का नाम नहीं होता ना, तो हम प्रशासन तो नहीं पढ़ने आते। संविधान को बहुत सादी भाषा में, एकदम लेमैन में बोले तो ये तो कानून, तो हम कानून तो पढ़ने ही आते हैं, और कानून के बाद प्रशासन आता है। प्रशासन बेसिकली क्या करता है, कानून का पालन करने का काम करता है, तो हम तो कानून पढ़ने के लिए आते हैं। तो हम जब ये पढ़ने के लिए आते हैं, मेरे को वर्ड्स चाहिए, मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। कि जैसे हम यहाँ क्या पढ़ने आते हैं, हम इन सब चीजों में, सर मैं लिखता हूं फिर तुम बोलना, हम इन सब चीजों में इनका
फीचर्स पढ़ने के लिए आते हैं सर, फिर रूल्स उनको मॉडिफाई कैसे, कुछ और, हम इनके फीचर पढ़ने के लिए आते हैं सर, फिर આમાં આપણે શું જાણવા માટે આવ્યા છે અહીંયા, हमको इसमें से क्या अपने राइट, वो फीचर है। पता है ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है, यही क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं ना, रिलेशन से कुछ अच्छा भी बोल सकता है। हम वर्किंग पढ़ने आते हैं, मैं लिखता हूं, चलो कोई बात नहीं गाइस, हम इसका रोल पढ़ने के लिए आते हैं, हम फिर गाइडेंस पढ़ने नहीं आते, हम संविधान का क्या पढ़ने आते हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, ये किताब यहाँ पढ़ी है, हम इसमें क्या पढ़ने आते हैं, तो हम इसमें फीचर देखने आते हैं, इसमें क्या क्या है, अच्छा ओ वर्किंग, अच्छा प्रेसिडेंट का ये रोल होता है, प्रेसिडेंट का ये वर्किंग होता है, ये प्रेसिडेंट का फीचर है, तो हम वो पढ़ने आते हैं ना। तो तुम वर्ड्स बोलो ना क्या पढ़ने आते हैं। बेसिकली सारे स्टेप्स है ये, वर्किंग ही स्टेप्स है। अच्छा चल तेरे तेरे उसको ठीक कर देता हूं, थोड़ी अंग्रेजी में ठीक दिखेगा, हम प्रोसीजर समझने के लिए आते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं अब एक दो, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम इसमें एवोल्यूशन या इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, बराबर है। हम ये किसको केटर करता है वो पढ़ने के लिए आते हैं कि भाई एससी के लिए ये है, एसटी के लिए ये है, देश के नागरिक के लिए ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए ये है, कानून जुडिशरी वालों के लिए, यही सब तो पढ़ने के लिए आते हैं इसमें। तुम ये वर्ड्स जब जुटाते चले जाओगे ना तो तुमको समझ आने लगेगा कि एट द एंड ऑफ माय लास्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी मेरे को ये सब समझ आना चाहिए। और आज का मेरा यही प्लान है कि मैं सबसे पहले एक चीज को थोड़ा ओपन करूं कि क्या बात कर रहे हैं हम, कुछ समझ आ रहा है, एंड देन ऑब्वियसली विल केटर टू इट। तो हमारा यही प्लान है, एक ऊपर प्रीएम्बल है, उसके बाद सारे आर्टिकल्स और लास्ट में शेड्यूल्स है, और ये सारे के सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को रेफर करते हैं तो बेसिकली आप उसका इंडेक्स देखेंगे तो आपको पार्ट्स दिखाई देंगे ही देंगे। सिर्फ इतने पे जितना भी लिखा है, सिर्फ इतने पे कोई 4-5 क्वेश्चन बना सकता है, गुजराती में भी बनाओगे तो भी चलेगा, इजी क्वेश्चन पे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते थैंक यू। पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने पार्ट्स हैं ये, कितने पार्ट एलिमिनेट हुए हैं, ये कौन सा नया पार्ट ऐड हुआ है, ये पार्ट्स में आता है, एक पार्ट में, जैसे पार्ट 1 में कितने आर्टिकल है टोटल, बराबर, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा पार्ट हटाया गया, ये पार्ट के हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन से पार्ट में है, जुडिशरी कौन से पार्ट में, ऐसे पार्ट के क्वेश्चन हो गए। ये सब अगर आप एम लक्ष्मीकांत रेफर कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये सेलिएंट फीचर वाले में दिखाई देता है, तो हम सेलिएंट फीचर पढ़ के निकल जाते, पर हमको पता ही नहीं चलता है कि हाँ पार्ट वाले क्वेश्चन में ये देखना चाहिए था। तो ऑब्वियस है ना, कोई पण किताब તમને આપું એ તમે જો તો એમાં પાર્ટ પર આજ પ્રમાણે ક્વેશ્ચન આવશે ને। आर्टिकल साइड पे किस चीज पे क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल पे 5-7 ऐसे क्वेश्चन बता दो जो आते हैं आर्टिकल्स पे। तो ये आर्टिकल में क्या है, थैंक यू, इस आर्टिकल में क्या है, दूसरा ये आर्टिकल किसको रेफर करता है, थैंक यू, ये आर्टिकल किनको केटर या रेफर करता है, सिटीजन, नंबर का आर्टिकल ये पार्ट थैंक यू, इनमें से कौन सा नंबर का ये आर्टिकल इस पार्ट का नहीं है, इनकी मैथ द फॉलोइंग भी चलती है ना। फिर इस आर्टिकल को इसके तहत हटाया गया था, या हाँ, अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल इसमें से हटाया गया है, कौन सा आर्टिकल इसमें इंक्लूड किया गया, आर्टिकल के एक्सेप्शन, किस आर्टिकल की क्या बारीकी है। फिर एक और, ये आर्टिकल औरत को केटर करता है, सिटीजन को केटर करता है, एससी एसटी को केटर करता है, रिलीजन को केटर करता है, आर्मी वालों को केटर करता है, विदेश को ये एक्सक्लूड रखता है, व्हाटएवर, कुछ उसके स्पेशल फीचर। फिर आर्टिकल पे और क्या होता है, केसेस के थ्रू, कि ये आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस पे चर्चा है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आर्टिकल के तहत क्या बदलाव लेकर आया इस देश में, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत इस देश में किसी न किसी प्रकार का कानून है,
तो नहीं बोलते कि इस आर्टिकल को मजबूत करने के लिए हमने ये वाला कानून लाया है। जैसे एग्जाम्पल सबसे सस्ता, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है। तो उसके तहत इस देश में जब एक स्कीम चलती थी तो उस स्कीम का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। એટલે બધાને शिक्षा આપવાની જરૂર છે 6 થી લઈને 14 વર્ષ સુધી। उसमें खाना पीना सरकारी स्कूल के अंदर देंगे, पेन बुक किताब वगैरह का खर्चा सरकार देगी। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 है, उसके तहत सर्व शिक्षा अभियान है, उसके तहत राइट टू एजुकेशन नाम का एक कानून है। तो संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो कानून नहीं है, अलग से पार्लियामेंट में भी जो पास होगा वो भी कानून। तो आर्टिकल में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। शेड्यूल रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं? थैंक यू। कौन सा शेड्यूल कौन से आर्टिकल को रेफर करता है? शेड्यूल में क्या है? जब संविधान बना तो कितने थे? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है। बात अभी कितने हैं? उसमें अमेंडमेंट हुआ है तो क्या हुआ है? कुछ स्केड्यूल्स ऐड हुए हैं या कुछ स्केड्यूल के अंदर कुछ ऐड हुआ है? और सबसे लॉजिकल क्वेश्चन मेंस का, કેમ આ अनुच्छेद ए आर्टिकल ए स्केड्यूल इन्हें कॉल करे छे? तो उसका लॉजिक अपने को पता होना चाहिए। કેમ કે આમાં આ લખેલું છે તે પ્રમાણે આમાં આ લખેલું છે તો મેચ ધ ફોલોइंग પ્રમાણે એ સ્કેડ્યુલ ને કોલ કરશે તો એ સ્કેડ્યુલ એને પ્રમાણિત કરશે અને એને મજબૂત કરશે તો એને એવી રીતે એને કોલ કર્યું છે આમ ધમ ગયો पूरा आदमी लिखता है। और क्या होता है? बेसिक फंडामेंटल ये बराबर। ये एक पार्ट। फीचर लास्ट तक ही समझ आता है। सबसे टॉप गेम अगर किसी बच्चे को समझना हो, अगर वो ये समझ गया ना तो सबसे फास्ट उसको ये समझ आता है, उसके बाद उसको ये समझ आता है। ये तो याद करना पड़ता है, बराबर है। तो मेरा प्लान यही है कि वर्किंग को लेकर एक बेसिक आइडिया अपने को होना चाहिए कि ये देश में कहीं भी जाओ तो लाल बत्ती की गाड़ी में बोले कि एमएलए जा रहा है, तो ले मिनिस्टर जा रहा है, कोई जा रहा है, तो लोग कौन है जो जा रहे हैं और आ रहे हैं, ये कहां के हैं, क्या है? वो मिनिस्टर साहब जाते तो पुलिस वाला सलाम क्यों मारता है और दूसरा पुलिस वाला जाता तो दूसरा क्यों मारता है? अगर अभी मोदी जी सूरत आ रहे हैं तो उसमें ऐसा क्यों है कि कलेक्टर, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको दिखाई देगा कि द कलेक्टर इज अ 39-year-old मैन, द पुलिस कमिश्नर इज अ 60-year-old मैन एंड द पुलिस कमिश्नर इज एक्सप्लेनिंग टू द कलेक्टर, सर ये हमने ऐसे कर दिया है, और कलेक्टर ऐसे करके खड़े और बोल रहे राइट ठीक, ये किया, ये ऐसे करके देखा। उनके तो बाल पक गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो दोनों वो उनके नीचे काम करते हैं, बट फिर भी कलेक्टर ऊपर होता है। तो ऐसा कैसा रोल डिफाइन है? और वही कलेक्टर यूं यूं करके खड़ा है और उतने में ही मोदी जी जब आएंगे तो ऐसे करके खड़े हो जाएंगे यूं, वो मोदी जी उनको देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो भी ठीक है, वो खड़े रहेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर पे रोल चेंज का क्या, उतने में ही अगर प्रेसिडेंट आ गई तो मोदी जी वहां पर यूं करके खड़े हो जाते हैं, इवन दो ही हैज अ हायर रोल इन द गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट हेड इज द प्रेसिडेंट। So Modi ji will present a garland to Draupadi Murmu ji and she will keep walking. चक्कर क्या है? फिर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते तो देखते हैं कि मुर्मू जी कहाँ है, तो वो अपने कक्ष में है, तो इसका मतलब अभी मुर्मू जी नहीं है तो मोदी जी ही होंगे। वहां पहुंचे तो देखिए मोदी जी नीचे की सीट पे बैठे, ओम बिरला ऊपर। बैठ जाइए मोदी जी बैठ जाते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता है कि बाप कौन है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हमको वो वर्किंग में उनके रोल का एक बेसिक आइडिया देने की इच्छा है। फिर एक फ्लोचार्ट जैसा मेरे मेंटल स्केल पर है, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूं, फिर अपने बात करेंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई कैन ड्रॉ इट वेरी नीटली और नॉट, बट आई एम वेरी श्योर in some time from now it is going to become extremely untidy, क्योंकि वो उधर जाएंगे तो करते करते मारकर घूमते चले जाएंगे तो थोड़ी देर बाद घटिया ही दिखेगा। देखो सुनते हैं,
जैसे कुछ एकदम प्रैक्टिकल बातें, जैसे मेरी इच्छा पहले लोकसभा बनाने की है, ठीक है। मैंने यहां लिखा लोकसभा, इसको लोग किसी और नाम से भी बुलाते हैं, लोअर हाउस इंग्लिश मीडियम वाले, बाकी लोकसभा ही बोलते हैं। तो टोटल लोकसभा में कितनी सीट लिखूं? 545, सही है। तो 545 सीट में ऐसे ही, उतना भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितनी पार्टी से कौन जीता है, पर कुछ बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत मुझे, और हमको वो वेरीफाई भी नहीं करना है। जैसे मैंने यहां लिखा बीजेपी, क्योंकि ये लोग लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं इसीलिए। आप मुझे कोई भी 5-7 पार्टी बता सकते हैं? और कांग्रेस, अच्छा, थोड़े बेटर वर्ड्स में पूछ रहा हूं, अभी करंट लेवल पर बीजेपी के गठबंधन में कौन है? नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। अब यहां लिख देता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ऐसे करते करते, ठीक है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो है। तो बीजेपी की अभी कितनी सीट लिखूं? 300 लिख दूं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 300 सीट बीजेपी जीती है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं गाइस, आई एम नॉट वेरी श्योर, ऐसे ही अपने उसके लिए लिखता हूं। ऐसे करते करते अलग अलग पार्टियां सीट जीती है, सही है। अब होता क्या है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, ये सारी की सारी पार्टियां पूरे हिंदुस्तान में जाकर लड़ती है। हिंदुस्तान में जब जाकर लड़ती है, तब ये लोग अलग अलग सीटें जीत के आते हैं। अलग अलग सीट जब जीत कर आते हैं, तो उसके हिसाब से जिनकी सबसे ज्यादा सीट होती है, वो बंदा यहां से प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको सरकार बनानी है। मैं आपको थोड़ी देर बाद वापस से सवाल पूछने का मौका दूंगा। इच्छा मेरी है कि थोड़ा कुछ हो जाए तो सवाल पूछने में मजा आए। फिर वो जाकर बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो प्रेसिडेंट साहिबा या प्रेसिडेंट साहब उनसे एक ही बात पूछते, भाई 273 हुआ क्या तुम्हारा? 273 हुआ क्या? क्योंकि 545 का आधा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई वो मेजोरिटी होना चाहिए। तो बोलते हैं हाँ सर हो गया है, आओ सरकार बनाओ। तो ये सरकार खुद बना सकते हैं, पर इनके मित्र थे इलेक्शन में। तो इनके जो मित्र थे इलेक्शन में, उन मित्रों वो भी बोलते कि खुद ही सरकार बनाओगे क्या, हमको भी तो लो। तो फिर वहां जाकर वो बोलते हैं कि हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है, बोर्ड पे देखना, ये बात तो तुम्हारी सही है। तो हम लोग ना एनडीए की सरकार बनाते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને, ગઠબંધનની સરકાર છે, गठबंधन છે, गांठ बांधा છે। तो गठबंधन की सरकार है। जैसे ही गठबंधन की सरकार वो लोग करते हैं, तब प्रेसिडेंट पूछता है कितना टोटल है 543 में से? बोले सर 350। हाँ ठीक है। तब फिर क्या पूछते हैं, तो बताओ आपके एनडीए की पार्टी को कौन लीड करेगा? आपकी पार्टी का हेड कौन होगा? अब मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं प्लीज। ये 300 में बहुत सारे लोग हैं जो जीते हैं, सही है। यहां लिखता हूं कि मोदी, अमित शाह, है? सूरत का जरूर लिखना चाहिए, सी आर पाटिल, और ओके मैं यहां लिखता हूं मुकेश दलाल। ये सूरत से, ये नवसारी से जीते हैं एक्चुअली, टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना। ऐसे करते करते 300 लोग जीते हैं। हमने जेडीयू से पूछा, सर आपके जो जीते हैं उनकी लिस्ट तो दे दो। तो उन्होंने कहा एक्स वाई जेड। ऐसे ही मैंने पूछा, हाँ टीडीपी वाले अंकल आपके? तो उन्होंने कहा लिखे ना ए बी सी। इनके भी लोग जीते, बहुत सारे जीते यार। फिर एक बात हुई, मिनिस्टर कौन बनेगा? तो उसका क्राइटेरिया क्या है? अगर पार्लियामेंट में थोड़ा पढ़ा हो तो, हाउ मेनी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इज माई क्वेश्चन।
15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है ना। तो अगर 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ लेते हैं लमसम, मेरे को मालूम है लमसम खाली बात कर रहा हूं, तो टोटल 80 आता है। तो मैं यहां लिखता हूं कि सरकार में 15% ऑफ 545, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, तो लमसम 80 लोग मिनिस्टर बनेंगे। अब एक पूरा प्रोसेस शुरू होता है, हमको भी बनना है, हमको भी बनना है, हमको भी बनना है। अब एक चक्कर हो गया यार, चक्कर हो गया थोड़ा सा। अब मैं दूसरा नाम लिख रहा हूं, राज्यसभा नाम का एक आइटम है। देखते जाना, इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स हम बहुत अच्छा स्केल कर जाएंगे। कितनी सीट लिखो? फिर राज्यसभा में गुजरात की कितनी सीट है? राज्य आप गूगल कर सकते हैं, मैं यहां लिख दूं ताकि वहां पर थोड़ा अच्छा रहे, है ना। मैं यहां लिख रहा हूं प्लीज, मैं यहां लिख रहा हूं प्लीज, मैं यहां लिख रहा हूं प्लीज। एग्जाम्पल, गुजरात में टोटल 26 सीट्स थी लोकसभा की। करो, लिखो राज्यसभा सीट्स गुजरात। थैंक यू। ये देख, अब यहां तो सर आप कुछ अलग ही लिखने लग गए। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ऐसे करते करते सबको है। तो इसमें गुजरात की 12 सीट है, सही है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा कि 12 सीट में से कौन जीतता है क्या, और स्टोरी बनाने के चक्कर में आई एम जस्ट पिकिंग अ फ्यू पीपल। तो ये जो 12 सीट है गुजरात में से, इसमें एक बंदा जो जीता है, उस बंदे का नाम है एस जयशंकर, सही है। और फिर एक एक्स जीता है, एक वाई नहीं, ई जीता है, एफ जीता है, जी जीता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही है। अब पता है ये लोग क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट सर, कि ओए टोटल 80 लाना मिनिस्टर के लिए। तो हम तो यहां से ले जाने लगे, तो मुझे टोक दिया। बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा मिला के आधे तो इतने नाराज हो गए। अरे सर, तो मैंने पूछा आप क्यों नाराज हो रहे हैं? बोले हमको मालूम है वो एस जयशंकर को ले जाएंगे उधर से। मैंने ऐसे ही प्रेसिडेंट साहिबा से पूछा कि मैडम ये राज्यसभा वाले भी आपने लिए? तो बोले कि एक्चुअली ये जो टोटल 80 है ना, इसमें सर थोड़ा ठीक से लिखो। टोटल 80 एमपीज होता है। तो अगर एमपी होता है ना, तो लोकसभा का भी एमपी होता है और राज्यसभा का भी एमपी होता है। तो एमपी को अपने हिंदी या गुजराती में कहते हैं सांसद। तो टोटल છે ને 80 सांसदों मिनिस्टर बनी શકે છે, बराबर। तो आई एम चेंजिंग द मार्कर। तो यहां चर्चा होने लग गई। तो और भी कहीं गए, बंदे लेके एरो दे दूं? अरे नीतीश कुमार नाराज ना हो जाए। ये 80 का काफिला पहुंचा ऊपर। तो मैंने पूछा कि अभी 80 का काफिला में क्या होगा? तो बोले कि एक बात फाइनल हो गई है, पीएम ये रहेगा। मैं ऐसे हाथ उठा, सर 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 राज्यसभा से हो सकता है? तो बोले हमको उससे क्या लेना देना है, 80 एमपी चाहिए। और लोकसभा से आए तो बढ़िया, राज्यसभा से आए तो बढ़िया। बोले हमारा ये काम नहीं है देखने का। तो मैंने उधर पूछा एस जयशंकर के अलावा? तो बोले निर्मला सीतारमन भी एक राज्यसभा एमपी है, एस जयशंकर भी राज्यसभा एमपी है। तो सारे लोकसभा एमपी नहीं होते हैं। फिर बाद में अपने बात करेंगे कि दोनों में क्या फर्क होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मेरा एक क्वेश्चन है, इस 80 को मुझे एक और नाम देना है, जो 80 मिनिस्टर है सो कॉल्ड।
क्या नाम दो? हाँ, कैबिनेट तो अलग होता है। उस 80 को क्या नाम दो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा संविधान उनको क्या बुलाता है? थैंक यू। ये 80 एग्जीक्यूटिव्स है, ये 80 एग्जीक्यूटिव्स है। तो एक एकदम ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, अगर ये 80 एग्जीक्यूटिव है तो लेजिस्लेचर कौन है? नहीं, मैं तो बोर्ड पे तेरे से अनपढ़ों की तरह पूछ रहा हूं। हाँ, एमपी जो होंगे वो ना। थैंक यू। तो 545, 250 भी। ये लेजिस्लेचर है। तो सर ये होता क्या है? सुनो, लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाता है, सही है? तो फिर एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कानून अमल करता है। तो फिर जुडिशरी कौन होता है? जो पालन करवाता है, बराबर। तो मैंने ऐसे ही मोदी जी से पूछा, मोदी जी तुम्हें कौन छो? तो ही सेड कि मैं अपने आप को 3 तरीके से इंट्रोड्यूस करना पसंद करूंगा। आई एम अ पार्ट ऑफ द लोकसभा लेजिस्लेचर। आर यू विथ मी? ये सब वर्ड्स खाली थोड़ा बहुत खेल लेंगे तो सीख जाएंगे। मैंने कहा सही बात है सर। फिर उन्होंने कहा कि आई एम द एग्जीक्यूटिव हेड। मैंने कहा आप लेजिस्लेचर और आप एग्जीक्यूटिव? तो बोले सब नहीं बनते ना, मुकेश दलाल खाली लेजिस्लेचर है। मुकेश दलाल जी हमारे एमपी है, वो सिर्फ लेजिस्लेचर है। सीआर पाटिल साहब वो एग्जीक्यूटिव है। तो जब उनकी कार आती है तो लोग बोलते हैं मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, और मुकेश दलाल साहब की कार आती है तो बोलते हैं एमपी आए। तो उनको लाल बत्ती नहीं मिलती एमपी को, पर जो सर एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको लाल बत्ती मिलती है। तो पर ये 80 लोगों का जो एग्जीक्यूटिव्स का काफिला है ये थोड़ी देश चलाता है। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? इनको इनके साथ ऑफिसर्स दिए जाते हैं। तो जैसे ही कोई सपोज निर्मला सीतारमन जी, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनती है एग्जीक्यूटिव, और उनको बोलते ये फाइनेंस सेक्रेटरी आईएएस है। बैच टॉपर एट द एज ऑफ 22, 37 years of service in the government of India, currently one of the most experienced IAS that the country has. And मैडम ये हर चीज का आपका ध्यान रखेंगे। You can ask him anything you want to know. तो मैडम उनसे पूछती है कैसे चलता है ये सब। तो मैम रिलैक्स, आप नए हैं, हो सकता है कि आप ना भी रहे। आज आप हैं, कल आप हार जाएंगी, हम रहेंगे। तो बोले मतलब मैं समझी नहीं। तो बोले एग्जीक्यूटिव भी दो होता है, आपके जैसे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स और हमारी तरह परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। बात समझन पड़े? दैट्स हाउ इट वर्क्स। पहला पार्ट समझ आना चाहिए। तो इसीलिए टोटल लेजिस्लेचर कितने हैं इस देश में? 545 प्लस 250, सही है? टोटल एग्जीक्यूटिव कितना है? 80 प्लस ऑफिसर्स। तभी हम क्या बोलते हैं? अच्छा, फिर एक बिल आया, राइट टू वर्क फ्रॉम होम। बिल यहां पेश हुआ, मारा थप्पा, 274 लोगों ने हाँ बोला, तो मेजोरिटी ने हाँ बोल दिया, तो बिल राज्यसभा में गया।
तो राज्यसभा में जब गया तो राज्यसभा ने भी हाँ बोल दिया। फिर बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने भी हाँ बोल दिया, तो वो एक कानून बन गया। अब क्या होगा, उसी कानून का अमल करवाएगा एग्जीक्यूटिव। तो मोदी जी कानून बनाने में भी थे और कानून अमल करने में भी होंगे, इसीलिए डुअल रोल है मोदी जी का। ही इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एज आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जब ऑफिसर कोई पकड़ लेता है, हम बोलते हैं सर पर ये गलत है, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ये आप चलिए प्लीज, ये कानून हमारे दायरे के बाहर है। तो जो ऑफिसर होते हैं वो कानून बनाने का कभी हिस्सा नहीं होते, तो बोलते प्लीज हमारा कानून अमल करने का काम है। अगर बोल देंगे कि इस गड्ढे में आपको डाल दीजिए तो मैं डाल दूंगा, कानूनन तौर पे खाली ये बात लिखवा के ले आओ कि गड्ढे में डालना है। इसीलिए बोलते हैं हमारे हाथ कानून से बंधे हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। 10,000 का फाइन हेलमेट के बदले तो 10,000 ले लेंगे, फ्री में सबको जाना तो फ्री में जाने दें, पर वो कहां से बिल पास होगा, वो दोनों सदन से पास होगा तभी वो बन के तैयार होगा, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ आ रहा है? ये पहला बेसिक। फिर मुझे बात करना है स्पीकर नामक आइटम का, कि ये लोकसभा बन के तैयार हुआ, तब स्पीकर कैसे होगा। थैंक यू, यहां लिख रहा हूं मैं। बीजेपी का एक आदमी जीता था, डिसाइड क्या हुआ, आपड़ा मती कोई एक माणस स्पीकर बनसेला, तो ये कौन, तो बीजेपी के हमारा 300 છે તો અમને બનવા દો, આમાંથી એક માણસ અહીંથી નીકળશે, आ से निकल के इधर जाएगा, सदन को चलाएगा, बैठ जाइए, बोलिए, किसी को तो गद्दी देनी पड़ेगी ना। तो कैसा हो जाता है पता है, बीजेपी की ही टीम नीचे बैठी है, साथ पे घूमते फिरते थे, उन्हीं में से एक बन गया है। तो कभी कभार स्पीकर कम इम्पार्शियल भी दिखते हैं, क्योंकि दोनों कमल छाप है। माना यही जाता है कि आप न्यूट्रल रहिएगा स्पीकर महोदय, बोलते हम बिल्कुल न्यूट्रल है, आप बेफिक्र रहिए। तो इस वजह से आप ज्यादातर बार क्या देखते हैं, ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब नाराज रहते हैं स्पीकर से, हटाओ ये तो एकदम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये है वो है, पर इनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता। क्यों? मेजोरिटी नहीं है, कैसे कोई सपोर्ट करेगा। लाल मार्कर से दिख भी रहा होगा ये सरकार का स नहीं है, तो इनकी कौन मानेगा। सिर्फ पूछ रहा हूं, यहां लिखता हूं, रागा पीजी, ये मैंने अभी बनाया है, दैट्स प्रियंका गांधी, वो भी एमपी है। मुकेश दलाल और रागा पीजी में क्या कॉमन है? हाँ, दोनों एमपी है। हम लोग जब बात करेंगे अब से तो अपने बोलेंगे दे आर बोथ इक्वल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एमपी है। मुकेश दलाल ज्यादा हीरो क्यों बनते हैं रागा और पीजी के मुकाबले? क्योंकि ये मेजोरिटी पार्टी के हैं, तो इनका एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है। तो ये बाहर निकल के ऐसा बोल भी देते हैं हमारी सरकार है, हम सरकार में नहीं हो तो क्या, सरकार हमारी है, तो इसलिए इनका रहता है। तो फिर यहां इसीलिए एक लाइन खींच जाती है, ये वाला पार्ट सरकार हो जाता है। ऑपोजिशन हो जाता है। तो लोकसभा में जो पूरा सिस्टम चलता है वो ये एक स्पीकर, ऑब्वियसली डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं। तो बोलते जैसे अभी जेडीयू वाले बोल देंगे नीतीश कुमार साहब, अरे सर हमारा डेप्यूटी स्पीकर तो डालो, नहीं नहीं यार तुम्हारा नहीं चाहिए। तो फिर चंद्रबाबू नायडू, सर हमारा, अच्छा ठीक है इनका डेप्यूटी स्पीकर कर दो। फिर डेप्यूटी स्पीकर क्या करता है सर, स्पीकर नहीं रहते तब वो हर रोज थोड़ी सेम आदमी आ सकता है, कोई काम बात, बेटी की शादी, बीमार, दुनियादारी, कुछ भी हो सकता है यार, तो एक चाहिए। तो इसलिए एक यहां से कोई डेप्यूटी स्पीकर हो जाता है। ऐसे करते करते हर किसी का काम डिवाइड भी है और डिफाइन भी है, बटा हुआ भी है डिवाइडेड में,
और डिफाइन मतलब સાંધાવા બી है કે આટલું કરવાનું, આટલું તો કરવું જ પડશે, આમ તેમ whatever it is. This is first part of लोकसभा. अब इसका एक और पार्ट पे मेरे को बात करना था और उसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं गुजरात का ही, कि ये जो सर 545 है इसका क्या सीन है. तो इस 545 में क्या है, हिंदुस्तान राज्यों में डिवाइडेड है. कोई भी राज्य और ले लूंगा, राजस्थान ले लूं, तो यहां देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेट बाद में हो सकता है. मैंने लिखा गुजरात और मैंने लिखा यूपी, ले लेता हूं, मोदी जी लिखना इजी हो जाएगा. नहीं तो कनेक्ट करते हैं ना बच्चे, अच्छा बनारस, हाँ मोदी जी, और कुछ ना जाने इतना तो जानते हैं. अब गुजरात में कैसा है, एमपी की भी सीट होगी, मैं लिखता हूं लोकसभा एमपी, और इधर का खुद का गुजरात का विधानसभा होगा ना. क्या बुलाते हैं विधानसभा को, थैंक यू. इसमें कितने एमएलए हैं गुजरात में, और गुजरात में लोकसभा एमपी कितने हैं, 26. तो इस बार क्या हुआ, खराब हो सकता है बोर्ड. इस 300 में 25 गए अपने, और ये 182 एमएलए है જેને ગુજરાતીમાં લોકો ધારાસભ્ય કહે. તો આપણા જ રાજ્યમાં 26 સાંસદો છે અને 182 धारासभ्य છે एमएलए, और उसकी बात बाद में होगी स्टेट लेजिस्लेचर की, बराबर. अब सेम केस में यूपी, यूपी में एमपी की सीट 80 है और एमएलए 400 है या 402 है, ऐसा ही कुछ. एमपी की सीट 80 है, 80 में से एक कॉन्स्टिट्युएंसी का नाम वाराणसी है, और उस कॉन्स्टिट्युएंसी से नरेंद्र दामोदर दास मोदी खड़े हुए थे. ये बात इसीलिए रखनी है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक सांसद बनने के लिए किसी भी राज्य के किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी से खड़ा हो सकता है. वो यहां से खड़े होकर यहां पहुंचे, और अपने इधर 26 में से 2 जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, तो 26 में से वो 300 में पहुंचे. वो एक्चुअली उसमें से एक मुकेश दलाल, एक सीआर पाटिल, सो ऑन एंड सो फोर्थ है, बराबर है. ये एक फंडामेंटल है लोकसभा का. टेक 2 मिनट्स टाइम, आस्क. मैं थोड़ा राज्यसभा पे फिर जाने की इच्छा है, कुछ भी थोड़ी बात. अरे एक बात तो, अच्छा राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन, कुछ भी, या एक बार वर्किंग आंख से घुमा लो, क्योंकि धीरे धीरे बोर्ड खराब होने लग जाएगा जैसी अपनी बात हुई. फोटो उतारो दिमाग में. धारासभ्य डुअल मेंबरशिप होल्ड नहीं करेंगे. धारासभ्य भी डुअल मेंबरशिप होल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल. धारासभ्य जो होते हैं ना, इनका भी ऐसा ही तैयार होता है ना, ऐसा ही. अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं, बात वैसे तो बोर्ड रब करके वो करना ही है, पर जैसे ये गुजरात है, अगर इंडिया नहीं होता तो यहां 180 लिखता, तो बीजेपी 150. तो जो यहां पे मोदी लिखा है ना, वहां क्या लिखता है, उपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी. नहीं सर, वो विधानसभा से जो एमपी के लिए जाते हैं. विधानसभा से एमपी के लिए कभी जा ही नहीं सकते ना, इलेक्शन ही अलग होता है ना. तो इसीलिए जब हम वोट देने जाते हैं तो अगली बार से हमको ध्यान रखना है कि तू सांसद માટે वोट આપે છે કે પછી
ધારાસભ્યો માટે ધારાસભ્યો માટે આપશે તો એ લોકો ગાંધીનગર જશે અને સાંસદના ઇલેક્શન માટે આપશે તો એ લોકો दिल्ली जैसे। आपका वो वाला जनरेशन है जिसने पिछले 10-12 साल में हवा में गुजरात में सिर्फ लोकसभा ही देखा है। हमने इलेक्शन में ज्यादा कुछ देखा ही नहीं है। सूरत एक सेफ सीट में आता है, यहां कोई कैंपेनिंग रैलिंग नहीं होती। लोकल लेवल पर भी बीजेपी हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड और नेशनली भी हमने वही चीज देखी है। तो इसलिए हमारे शहर में बहुत कम लोगों को पता चलता है कि इलेक्शन कौन सा है। लोगों को सिर्फ ये मालूम है कि बटन कौन सा दबना है। इलेक्शन कोई भी हो तो बाहर आते किसी से पूछोगी कई इलेक्शन હતો તમે તો લોકો पंचायत में आता तुम કેમ કમલ હતો ને ત્યાં। People don't see candidate, people don't see the type of election, people don't see anything, they believe कि मोदी है तो मुमकिन है। हमने किसको वोट दिया तो कोई बोले कि ओ जैसे मैं वेसू रहता हूं तो हमारा सैटेलाइट लगता है, ये नवसारी में आता है तो हम वोट देते हैं। तो मैं बोलूं अगर किसी को सिटीलाइट या वेसू में कि मैंने नवसारी में वोट दे दिया, क्यों इतना दूर गया था, स्कूल नहीं थी। वही आदमी मेरे बाद निकला तो मुझे समझाने में टाइम लग जाता है कि हम लोग नवसारी कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं, क्या बात कर रहा है। मैंने कहा कि जो मिनिस्टर है ना अभी CR पाटिल वो सूरत के नहीं है, ओए वहीं तो घर है। मैंने कहा उनका भी नवसारी में ही आता है, भारत सरकार के हिसाब से CR पाटिल नवसारी से है और मैं खुद कौशल बुबना मैं नवसारी में वोट देता हूं और मुकेश दलाल उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों को तो इस बार वोट देने ही नहीं मिला लोकसभा का। तो ये वो सिस्टम है, तो हमको ये समझ आना। MLA वाला फिर मैं लेता हूं, पूछो। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एक बेसिक आइडिया। राज्यसभा का जो स्पीकर होगा, राज्यसभा का स्पीकर नहीं होता, अभी पढ़ाना बाकी है, पढ़ाना बाकी। 545 से ही होता है। हाँ 15% 545 से होता है, टोटल 80 आता है, पर लेते दोनों जगह से। કેમ કે લખેલું એ છે કે 80 MP જોઈએ છે, એટલે S જયશંકર, निर्मला सीतारमन ये બધા રાજ્યસભાના MP છે। हाँ, कैबिनेट एक अनऑफिशियल वर्ड है, संविधान में नहीं लिखा है। तो कैबिनेट में क्या कर रखा है, जो तेरा सवाल है, जैसे एग्जीक्यूटिव में 80 मिनिस्टर है, इस 80 मिनिस्टर में से कुछ कुछ जैसे PM, फाइनेंस, होम, डिफेंस, ये सब मिला के बोलते हैं कि हम लोग कैबिनेट है। कैबिनेट अपनी दोनों की भाषा में कैबिनेट मतलब मेन मानस, क्योंकि ऐसे बहुत मिनिस्टर हैं सेंट्रल में जिनकी मैं आपसे बात करूंगा तो आप कहेंगे अच्छा वो मिनिस्टर है, ओ वो कैबिनेट नहीं है, कैबिनेट मेन पीपल, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है संविधान में। करता है एक जगह लिखा है, एक आर्टिकल में। वाओ, पूछना है, थोड़ा सा आगे बढ़ो फिर और पूछ लेंगे, बराबर। अब थोड़ा राज्यसभा पे आते हैं। तो जैसे ही राज्यसभा पे पहुंचे तो मैंने इनसे कहा यार गाइस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसी ने क्या बोला, ये जो राज्यसभा का स्पीकर होता है, मैंने कहा "ओए, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। बोले, हाँ। तो फिर मैं पूछता हूं तुमसे, तो फिर राज्यसभा का चेयरमैन इनमें से ही किसी को कर दूं ऊपर? नो। वाइस हाँ सुनो, वाइस प्रेसिडेंट नाम का एक पद होता है, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना राजा, ये नीचे आके इस कुर्सी पर बैठते हैं। मैं इस बात से बताना क्या चाह रहा हूं,
ये मेरा तीर यहां से स्पीकर का ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो इस बात से मैं बताना क्या चाह रहा हूं? जी नहीं, कि वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा का चेयरमैन उस सदन का मेंबर नहीं होता, वो उस कुर्सी पर बैठता है और हमेशा स्पीकर जो होता है उस 545 में से एक होता है। तो मेरा क्वेश्चन है तुमसे, तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा? वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट बना उनको बोला जाता है कि साहब आप वो कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन होता ही नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो वो कैसे बनेगा? दोनों सदन मिलके वोट करके चुनते हैं, दोनों सदन वोट करके चुनते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता इनका, बराबर है। तो इसीलिए ये दोनों सदन मिलके इनको चुनते हैं, जैसे ये बन के तैयार होते हैं ये यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई बोलता है ना, अरे हमको नहीं पसंद, हटाओ इनको, बोले आप चलिए प्लीज बाहर, आप सदन के डेकोरम को खंडित कर रहे हैं, आप चलिए बाहर, हमको आप नहीं पसंद, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप देखिए। तो ले हटाओ इनको, हटाने का प्रोसीजर सिर्फ इसके पास है। कभी भी लॉजिक से सोचने का, इस सदन में बैठे आदमी को सिर्फ यही लोग हटाने का स्टार्ट दे सकते हैं ना, वो तो दे ही नहीं सकते। पास दोनों हाउस में होगा, स्टार्ट तो ये देगा ना, क्यों ये देगा? अरे इनको पता है ना दिक्कत क्या है, वो क्या बोलेगा? तो पड़ोसी बोल देगा आकर कि कौशल को अपने घर से निकालो। अरे मेरे घर का आदमी बोलेगा कि हटाओ, तो वो कुछ बोलेगा ना कि मेरे, हमको ये सब सीखना है। और बस ये अच्छी अंग्रेजी में उसमें लिखा हुआ है, तो पर अपना उतना फोटो नहीं बनता है, तो अपने कुछ भी हो जाता है। मैं ऐसे 10-15 तुमको सेंटेंस, मतलब वो तो वापस वीडियो देखो, इसके बाद एक्चुअली बहुत सारा चीज आसान हो सकता है। तो इधर बैठते हैं, तो हमने उनसे पूछा साहब क्या करते हैं थोड़ा बताइए ना, तो इन्होंने बोला बस सर, बस सर, जैसे गुजरात से 12 आ गए, तो ऐसे ही यूपी से X है, ऐसे लिख रहा हूं कोई भी, तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है नहीं है यूपी से, खाली इसे करते 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 कर ले, अलग 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 जगह से लोग आते हैं, और ये जो लोग आते हैं ये सारे लोग, ये एग्जाम्पल, ये गुजरात से 12 है, तो ये जयशंकर EFG, ये लोग क्या बात करते हैं राज्यसभा में बैठे बैठे? थैंक यू। गुजरात के हक की बात रखते हैं, पर इनमें से एक आदमी तो केंद्र चला जाता है, तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? ओ माय गॉड, वन ऑफ आवर राज्यसभा MPs हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो S जयशंकर अब बिजी है, बात नहीं कर पाएंगे। कहां है वो? तो वो US गए हैं, वो उस करार को साइन करने के लिए गए, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं कि वो बात करेंगे नहीं, एस जयशंकर साहब से बोले कि साहब हमारी एक बात रख दीजिए, तो वो रख देंगे, बट ही इज अ लिटिल मोर ऑक्यूपाइड बिकॉज ही इज अ मिनिस्टर ऑल्सो। अब मेरा अगला सवाल, ये 12 कैसे आते हैं? थैंक यू। देखो, गुजरात का राज्य है, गुजरात के राज्य में टोटल MLAs 182, वन कितना लिखा है 182, बराबर। सुनो, ये अलग अलग पार्टी के होते हैं। बीजेपी, अभी बीजेपी के 150 है, फिर X है, Y है, Z है ना, और MP 26 बोर्ड पे। ये 182 MLA जो है ना, ये इन 12 लोगों को भेजते हैं। सपोज कीजिए आप 182 MLA है, एक नाम आया, हाँ भाई वोट, तो वोट किया तो 90 से ज्यादा जो वोट हो गया, 92 से ज्यादा, मतलब मैं बहुत सादी भाषा में बता रहा हूं, तो चले जाएंगे। तभी तो
सुनना, तभी तो राज्यों की सभा है, तो राज्य ही भेजेंगे ना। तो उधर भी राज्यों से ही आए ना। उधर कैसा हो गया है, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, 545 है, गुजरात तो 26 लोग ત્યાં છે, गुजरात ना 12 लोग અહીંયા છે, पर वो जो 26 आए हैं वो तुमने और मैंने वोट किया है, सही है। तो फिर ये ग्रीन मार्क करके वहां क्या लिखूं, थैंक यू। है ना, रेड मार्कर का यूज लू, ये देख, सही है ना। इसीलिए आप और मैं जो वोट देते हैं, तो हम मुकेश दलाल को वोट देते हैं डायरेक्ट, કેમ કે હમણાં લોકસભાની ઇલેક્શનની ચૂંટણી ચાલે છે ને લોકો કે ના ના હમણાં વિધાનસભાની ચાલુ થઈ ગઈ છે, આપણે ત્યાં વોટ આપીએ છીએ। तो मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ, हर्ष संघवी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो इसीलिए ऐसे ऐसे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्राइड कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी की वोट देता हूं वो केंद्र में मिनिस्टर है, और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्य में वोट देता हूं वो राज्य में मिनिस्टर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जाते वो मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा मेरे पास ये एग्जाम्पल है। इस बार बीजेपी 182 में से 150 सीट्स जीती है, तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। इसलिए कोई भी बिल रख दो गुजरात के विधानसभा में, मतलब बीजेपी के बंदे एबसेंट भी होंगे ना तो भी मेजोरिटी में पास हो जाएगा। कि बोले कि अला 50 જણા તો એબસેન્ટ છે આજે 150 માંથી, તો કઈ નહીં, એટલે એબસેન્ટ થયા તો પણ 100 તો થઈ જ ગયા ને, તો 92 गोल्डन फिगर है, पास, तो भी 8 ज्यादा है। इसको कहते हैं वट। इसलिए गुजरात में बीजेपी का डोमिनेंस बहुत हाई बोलते हैं। ऐसा है। तो राज्यसभा से वैसे जाते हैं, और फिर इन लोगों के अलग अलग रोल्स हैं। 12 आउट ऑफ 182 से फिर वो डुअल रहेंगे। नहीं, ये 182 लोग इन 12 को चुनते हैं, नहीं 182 में से 12 नहीं है, ये तो अलग 12 है। जैसे एस जयशंकर नॉमिनेशन फाइल करते हैं ना, हाँ, जैसे एस जयशंकर क्या बोलते हैं, હું ગુજરાત થી આવા માંગુ છું, તો આ મારા નોમિનેશન પેપર છે ગુજરાત થી, એ ફાઇલ કરે, તો પછી વાત થાય, ગવર્નર કે ચલો ચલો वोट करो, एस जयशंकर है, तो 182 एमएलए वोट करते कि हमको चलेगा, हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम जयशंकर जी को प्रामाणिकता देते हैं। ऐसा है। ये फर्स्ट बेसिक वर्किंग ऑफ द एमपीज इन जनरल। जैसे अब हमको क्या सीखना होता है, कोई भी 5-7 ऐसे, मेरे हाथ में ये फ्लो चार्ट, मान ले सेलिएंट फीचर, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, शेड्यूल वगैरह में, अच्छा इसमें तो टॉपिक लिखे ही नहीं अंदर, नहीं तो चल इनमें से 20 क्वेश्चन बनाओ। जो सबसे अच्छा डिफिकल्ट टाइप का, डिफिकल्ट मतलब वो तो डिफिकल्ट इज अ रिलेटिव वर्ड। प्रेसिडेंट पढ़ा दिया है क्या? प्रेसिडेंट पढ़ा दिया ना? हाँ भाई ट्राई करें शुभम। प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आई एम वेरी क्लियर कि कौन कौन वोट करेगा। ये मेरे हाथ में ग्रीन मार्कर है, बताओ कौन कौन वोट करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी,
ना, राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट के 12 है वो नहीं करेंगे, तो इसीलिए ऑल एमपीज लिखा होता है। गाइस गाइस ये इनको लाए, ये इनको लाएंगे ऐसा थोड़ी होगा। तो इसीलिए ऑल लिखा होगा तो रॉन्ग होगा ना। ऑल। फिर और कौन करेंगे? सारे एमएलए करते हैं क्या? पहले एंग्लो वाले होते थे। एंग्लो वाले होते थे, वो निकल गए। ऑप्शन देता हूं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाले करेंगे क्या? क्योंकि स्टेट भी लिखा है तो मैं खाली यहां लिख रहा हूं। 3 जगह पे करेंगे। यूनियन टेरिटरी એટલે ગુજરાતી મીડિયમ वाला केंद्र शासित प्रदेश। मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे लिखता हूं होल्ड। जम्मू एंड कश्मीर लिखा, लद्दाख लिखा, दिल्ली लिखा। चल अब बात हो रही है तो लिख देता हूं पौंडीचेरी लिखा। इनमें से किसी के करेंगे, किसी के नहीं करेंगे। मतलब मैं एग्जैक्ट आंसर्स अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इस हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि प्रेसिडेंट के लिए पूरा देश में से राज्य भी, केंद्र भी वोट करते हैं और राज्य भी करते हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, हटाना है मेरे को प्रेसिडेंट को, तो क्या करें? कौन वोट करेंगे? बस इतना ही पूछता हूं, प्रोसीजर नहीं जानना। हाँ, एमपी एमपीज देखो, आप पूरा बोलो। 545 प्लस 250 प्लस 250, तो फिर ये बाकी 12 भी क्यों कर रहे हैं? कितनी नालायकता है, तो क्यों कर रहे हैं? सर अगर उन्होंने भले अपॉइंटमेंट किया पर वो खराब है तो सही बात है, पर अपॉइंटमेंट किया पर खराब है तो निकाल सकते हैं। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन, तो फिर एमएलए नहीं हटाएंगे? हटाते वक्त एमएलए क्यों नहीं? सर वो सेंटर में आ जाता है तो मैं डिसीजन क्योंकि वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड है, इसीलिए केंद्र वाले ही मिला के हटा देते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें। चयन के वक्त ये 12 नहीं है, हटाते वक्त ये 12 है। मतलब ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे स्पीकर का रिमूवल है, कहां स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, कहां स्टार्ट होगा? दोनों सदन से पास होगा, स्पीकर दोनों सदन से पास होगा। तो ये सब जो, जैसे पार्लियामेंट का चैप्टर है, मान लिया हम खाली देख रहा हूं, जैसे ऐसे कुछ बात करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का पहला क्वेश्चन क्या होता था कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है ना इनका, मतलब इनको चुनता करता कौन है। तो अब अपने को वो वाले फोटो से सॉरी फ्लोचार्ट से दिमाग आना चाहिए। फिर ये वाले रटने वाली चीजें होती, उनका ओथ क्या है। अब वो सब ना इस बोर्ड पे आ सकता है ना कहीं, वो संविधान में अंदर लिखा है भाई, उसको समझाएंगे कैसे? उसका काम क्या है वो सब नहीं हटा। बोर्ड पे जो डायग्राम है उससे क्या समझा सकते हैं, हटाएंगे कैसे? वो सिखाया जा सकता है बोर्ड पे से, तो समझ आता है पावर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब सब। अब तुमको ये समझ आना चाहिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है। बराबर है? अध्यादेश, वटकुंभ, वर्ड टू कम। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है, अब बोर्ड पे समझ आना चाहिए। जब सरकार कमजोर पड़ रही है, सरकार मतलब अपने बोर्ड से लाल मारकर, तो पर देश का बाप तो ये क्या बोलते हैं, आओ भाई क्या जो तुम्हें, तो मोदी जी कहे कि हमारा टाइम नहीं। और सर लगे प्रेसिडेंट को कि द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन रोग, मतलब ये तो उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो मैं हूं। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं हो तुम लोग पक्का, एग्जीक्यूटिव नहीं, तो बोले नहीं बात करनी, पढ़ो ऑर्डिनेंस। तो फिर ये लोग बोलते तो सर
राजनीति नहीं है ये, लोकतंत्र है। लोग हमको चुनते और हम आते। आप कैसे कानून बनाए? तो तुम नहीं थे तो बनाया ना। 6 महीने के अंदर अंदर और 5 हफ्ते मिला के तुम आए और तुम मेरे बनाए कानून को रद्द करना चाहते तो कर दो। मैं अपने हक से काम किया, तुम आओ तुम अपने हक से काम करो। समझ आ रहा है? तब फिर वो बोलते हैं हाँ तो लोकतंत्र में जनता ने हमको चुना, हम जो कानून बनाना चाहे बनाएंगे। उसमें हम कानून बनाते कि हम आपको हटाएंगे। तो बोले कानून के तहत अगर तुम बनाए और मैं हटूंगा ना तो मैं हट जाऊंगा। पर याद रखो 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग करते फिर हटाना मुझे। बोले वैसे ही हटाएंगे, हटाएंगे तो हटा दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अगर पास हो गया तो मेरे ही पास आएगा ना थप्पा मारने, मैं चला जाऊंगा। तो ये वर्किंग हमको उस लेवल पर सीखनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कि किताब से निकल के थोड़ा प्रैक्टिकल वर्किंग जिसको बोलते हैं। तो वो उसके पार्डनिंग पावर। फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, कैसे बन के आता है, उनके क्या पावर फंक्शन है, वो तो ज्यादातर सदन से ही रिलेटेड है उनके। अब जैसे इसमें एक छोटी छोटी बात है जहां गलती हो जाती है। चल, स्पीकर को रिजाइन करना है, किसको देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर? यही बोलते लोग, अरे वो सदन का ही मालिक है ना। क्या प्रेसिडेंट को? डेप्यूटी स्पीकर को? डेप्यूटी स्पीकर को। ही कांट टॉक टू द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। मतलब ही कैन but somebody from this southern who goes to the president of the country is the prime minister. The speaker is just to maintain the decorum of the house. तो जब मारे हुए काम नहीं करूँ तो क्या तू प्रेसिडेंट ने जाने के प्रेसिडेंट ना हो? तो फिर वो क्या बोलते हैं, तो हूं कौन है आप? तो क्या तारो डेप्यूटी स्पीकर से नैना भी दे। तो ओके, फिर उतने में ही बात आ जाती है चेयरमैन की। तो डेप्यूटी चेयरमैन है सदन का। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, वैसे डेप्यूटी चेयरमैन कहां का होता है, कहां से आता है? वो सदन के अंदर का आदमी होता है, वो सदन के अंदर का आदमी होता है। तो बता, चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट को। क्योंकि चेयरमैन एक कुर्सी है जिसपे वो बैठता है और वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो वो सदन के बाहर है ना, तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। और 250 में से एक आदमी डेप्यूटी चेयरमैन है। बोले मेरे को डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रहना, तो तू चेयरमैन को दे दे। फिर वो कहां देगा? मेंबर को। कितनी कॉपी कराएगा? 248। ये सब हमको बारीकी से सीखना पड़ता है, और वो तभी होता है जब दिमाग में फोटो बनती है। प्रेसिडेंट किसको देगा रेजिग्नेशन लेटर? वाइस प्रेसिडेंट को। है ना, बाजू में अच्छा ना नहीं आप ये मोदी जी ने क्यों रीते आप? मोदी जी दौरे पे है, 8 तारीख को लिम्बायत के नीलगिरी ग्राउंड पे। सही बात है ना। तो फिर ऐसे थोड़ी प्रेसिडेंट मुर्मू जी आएगी कि एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट जस्ट बिफोर यू टेक दैट भाषण ऑफ योर दिस। अरे भाई, वाइस प्रेसिडेंट है ना काम के लिए, वो दिल्ली बैठते हैं, आप उनसे बात कीजिए वहां पे। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, बराबर। चेयरमैन प्रेसिडेंट को, और डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को। आ सदन अंदर मुझे ये सब रेजिग्नेशंस होते हैं, वो थोड़ा पढ़ना पड़ता है मेरे हिसाब से। वैकेंसी, पावर, प्राइम मिनिस्टर तो अब समझ आ रहा होगा थोड़ा, मतलब आपका जनरेशन वैसे भी प्राइम मिनिस्टर ही ज्यादा समझता है। जब से आपने होश संभाला है तब से आपका मोदी, आपने होश ही मोदी एरा में संभाला है। सही बात है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मान लीजिए, पार्लियामेंट पे खाली कुछ बातें, मैं टॉपिक देख रहा हूं। जैसे देखो मैं क्या बात कर रहा था, अगर कोई लक्ष्मीकांत के थ्रू ये वेरीफाई करने गया तो दैट वाज नॉट माय प्लान, इट इज जस्ट कोइंसिडेंटली फॉलिंग इनटू प्लेस। मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट बता रहा था। पार्लियामेंट का एक बार चैप्टर खोलिए, खोलिए और उसका फर्स्ट टॉपिक खोलिए तो भी चलेगा। हाँ, जैसे इसको अगर इंग्लिश में ही बोल रहा हूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट है, बराबर है।
फिर ये कॉम्पोजिशन ऑफ 2 हाउसेस है, बराबर है। फिर उसके बाद आगे देख रहे थे तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, चैप्टर खोलना पड़ेगा जय, बराबर। नॉमिनेटेड मेंबर क्या होते हैं, मैं खाली बोलता जाता हूं, वैसे नीचे वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं, इधर दिखेगा, आप लोग को भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। इसमें ये बात कर रहे थे कि स्टेट्स क्या होती है, यूनियन टेरिटरी से कौन कैसे आता है, नॉमिनेटेड मेंबर क्या होते हैं, लोकसभा में कैसे लोग आते हैं, राज्यसभा में कैसे आते हैं, ये क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, कौन दोनों हाउस, राज्यसभा क्या होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, कैसे कोई एमपी बनता है, कैसे कोई एमपी से निकलता है, किसी एमपी को, यहां देखो बोर्ड पे, किसी एमपी को निकालना हो तो, किसी एमपी को निकालना हो तो, किसी स्पीकर को निकालना हो तो, चेयरमैन को निकालना हो तो, दूसरा लाना हो तो, वाइस प्रेसिडेंट निकालना हो तो, प्रेसिडेंट निकालना हो तो, हमको हर एक का क्या आना चाहिए, इलेक्शन रिमूवल, इलेक्शन रिमूवल, इलेक्शन रिमूवल, इलेक्शन रिमूवल, इलेक्शन रिमूवल, इलेक्शन रिमूवल, सेम एमएलए, इलेक्शन रिमूवल, एमएलए की, ये अगर एमएलए है, विधानसभा है, तो उसका भी स्पीकर है, तो स्पीकर ऑफ द विधानसभा गुजरात, एमएलए ऑफ गुजरात, मिनिस्टर ऑफ गुजरात, सीएम ऑफ गुजरात, लाना है तो कैसे, निकालना है तो कैसे, तो एक बेसिक फंडामेंटल होगा ना। वो जब धीरे धीरे समझ, फिर वो तो कसम वसम तो इजी है, जब पता ही चल गया कि ये कौन है तो उसके बाद कसम तो याद ही करनी पड़ती है, कसम खाता हूं मैं नहीं पढ़ा सकता। स्पीकर ऑफ द, स्पीकर कौन होता है, लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्या होता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्या होता है, लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, तो लीडर ऑफ द हाउस हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। और फिर उसके बाद मतलब वो अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है पढ़ाने का, जैसे फिर वो होता है सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये सेशन है ना वो सेशन है, मतलब बेसिकली अगर उसको सादी भाषा में अभी बात, इनकी मीटिंग क्यारे મળવાનું છે भाई, तो क्या आ दिवस है आम, और इन सब की मीटिंग को लेकर बात करते हैं। प्रेसिडेंट काले આવી જજો 15 તારીખથી છે તમારો આ સેશન છે, સારું નહીં લાગ્યું, આ કરી દો, એડજર્નમેंट કરી દो, स्पीकर बोलता है एडजर्नमेंट से ने डाई कर दो, ये वो सब तो अंदर की क्रिया और कार्यक्रम है, तो वो बोलते हैं गुस्सा हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, हम नहीं बिल पास होने देंगे, ये सरकार हाय हाय, तो आदमी को लगता है क्या चल रहा है पार्लियामेंट में, तो ये 545 लोग मिले हैं यहाँ, लाइन ड्रॉ किया और ऑपोजिशन है, तो वो क्या करेंगे, उनको कोई बात कम पसंद आई होगी, ऐसा। फिर वो बीच बीच के क्वेश्चन आर वगैरह ये सब, एक बेसिक फंडामेंटल था जो मेरे को लगा कि कम से कम हम जहां भी हैं जितनी भी चीजें, क्योंकि बिल्स पॉलिसी कट मोशन ये वो सब सेशन वगैरह वो तो अभी नहीं पढ़ा सकते, मतलब इस डायग्राम से तो नहीं बता सकते, इस पे जैसे किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग। जो यहाँ पे लोकसभा में स्पीकर है, जो लोकसभा में स्पीकर है, तो सर उसका जैसे एमपी वो ऑलरेडी है, जो हम इलेक्शन होता है उसमें जो अपना वोटिंग होता है, जैसे कोई भी मेजोरिटी कर रहा है तो उसमें टोटल का करते हो या स्पीकर को निकाल के करते थैंक यू, जब वोट होता है तो स्पीकर को निकाल के करते हैं, फंस जाता है तब लास्ट में स्पीकर करते हैं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में उसको बोलते क्या है, कास्टिंग वोट, कि स्पीकर महोदय एकदम फंस गया है, अब इस सदन के आप आखिरी मेंबर है, आप जहां वोट देंगे ऊंट उसी करवट बैठ जाएगा, ऐसा है। चल बता, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कास्टिंग वोट देगा क्या, क्यों, वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू, वो सदन का मेंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट में गिनती हुई तो पता चला 251 हो गए, टोटल 250 वोट की जगह 251 कैसे हो गए, फिर वो सीखना पढ़ना पड़ता है कि क्यों सर, अगर ऐसे में फंस गया राज्यसभा में तो क्या होता है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो टेस्ट करते हैं ना तुम्हारी वर्किंग,
कि तेरी इधर की अंडरस्टैंडिंग ठीक थी और तेरे को पता चले कि कास्टिंग वोट करते हैं, तो उधर बता क्या करते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। फिर इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। तो जो किताब में खाली लाइन टू लाइन पढ़ते पढ़ते बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी बराबर नहीं हो पाता है। एक आध आदमी छोड़ देते हैं वो, या किसी को भी गिन लेते हैं। वो विल डू ऑल ऑल, अरे क्या ऑल, हर कोई थोड़ी करेगा। तो सब छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी पड़ती है। और क्या है कि कानून है, तो जनरल कभी नहीं हो सकता। इट हैज टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, जैसा है वैसी बात करो। तो इसीलिए सबसे पहले अगर कोई चीज सीखना जरूरी है, जिस प्लान से हमने स्टार्ट किया था उसमें इसीलिए स्टार्ट ही इसी प्लान से किया था कि पहले के 2-3 तो ठीक है, सोर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, क्योंकि वो इन जनरल लोग बोलते हैं कि वो थोड़ा बात होना चाहिए कि वो क्या है नहीं। पर कोर चालू होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंटर मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट फोरम में वो करते करते स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब उस सेगमेंट से जाता है। और क्वेश्चंस? एनीबॉडी, एनीथिंग? तो बिल पास होने के लिए दोनों की सहमति होना चाहिए। तो यहाँ से अगर पास हो गए लोकसभा से और राज्यसभा में जाता है, अगर वहाँ बहुमति नहीं हुई तो वो कैंसिल हो ही जाएगा। उसमें क्या होता है, बिल के अलग अलग प्रकार भी है मैडम। जैसे मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, सिंपल मेजोरिटी वाले सादे बिल, ऑर्डिनरी बिल्स बोलते हैं। तो निर्भर ये करता है कि बिल कौन सा आया है। इन जनरल, खाली अगर आधी लाइन में बताना हो तो इनका हक कम है, इनका हक थोड़ा ज्यादा है। ऐसे हमको कोई पूछता है ऐसा क्यों, ये डायरेक्ट इलेक्शन वाले हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले हैं। तो इसीलिए सारे बिल में ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन से बिल की बात कर रहे हो, उसके हिसाब से हक देंगे या नहीं देंगे। जैसे ये हर प्रकार के बिल में बदलाव भी नहीं ला सकते, भी पढ़ोगे तब तो। तो जैसे कि कोई हम, जैसे बीजेपी है तो कोई बीजेपी है, हाँ, बिल ला रही है, वो कोई बिल ला रही है, और उसमें से जैसे 10 पॉइंट उन्होंने निकाला और कुछ पॉइंट उसमें है जो गलत है, हाँ, तो उनकी मेजोरिटी वहां पे पास हो गया, और राज्यसभा में भी उनकी मेजोरिटी है तो पास हो गया। पर सर उसमें जो 2 पॉइंट मिस्टेक वाले हो तो फिर इम्पैक्ट करेगा। हाँ, जैसे इसका कहना है कि यहां पर अगर बीजेपी नहीं बोलते, अब एनडीए बोलते हैं कि एनडीए ने एक बिल लाया जिसमें 10 पॉइंट थे, 2 में मिस्टेक है, जो 2 है ही गलत, अवैध है सर, पास हो गया। राज्यसभा में है अवैध है सर, पर मेजोरिटी है, पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास गया। ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूं, मोदी जी ने धमका दिया मैडम कर देना, और नहीं दिया, पता है, वॉट एवर। वैसे तो मैम रोकेगी क्योंकि वही दायित्व है, द हेड ऑफ द स्टेट। ये क्या बात है, गलत है ये। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को 4-5 चीजें पढ़नी आती है ना अब तुमको, वीटो, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, दिस वीटो, दैट वीटो, है ना। तो मैडम उसके हिसाब से अपना पावर दिखाती है। मान लो कि मैम को दिखाया ही नहीं, उनको लगा ठीक ही है, उन्होंने कर दिया, तो मैटर जुडिशरी पे जाता है। इसीलिए वी हैव द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के 3 खंबे हैं ना अपने पास। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास गया, सब कुछ भी ठीक हो गया तो जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या करता है, उस बिल को खारिज कर देता है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि नहीं नहीं ये बिल नहीं पास हो सकता, ये सॉरी बिल तो पास हो ही सकता है, ये कानून नहीं होगा, ये कानून का अमल नहीं हो सकता, ये कानून का पालन जुडिशरी करेगा ही नहीं। बिल पास हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद भी जुडिशरी उसको यस कर सकती है, करती ही है। जैसे वो ना जुडिशरी 2 पॉइंट उसको निकाल देगा, जुडिशरी 2 पॉइंट नहीं निकाल सकता है, पूरा पन्ना फाड़ता है। मॉडिफिकेशन जुडिशरी कैसे करेगा, फिर लेजिस्लेचर का, फिर तो राहुल गांधी खुद ही बोलेगा तो वो 2 पॉइंट तो मैंने भी हटाए थे, आप क्या कर लिए। 2 पॉइंट नहीं हटा सकता जुडिशरी, तो जुडिशरी ब्लैक एंड व्हाइट होता है।
सर फांसी की नहीं देखता हूं, नहीं, या तो ना है या हाँ है, वही रोल है जुडिशरी का। ये बेसिक वर्किंग का एक पार्ट। दैट्स फास्ट। फिर आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एंड विद दैट आई ट्राई टू हैव some more such lectures. Yes. 24th amendment was also Sorry, एक और बार, सॉरी। 24th amendment था। 24th amendment? President must assent the bill। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, तो जैसे कि और उसका नहीं, उसमें क्या होता है, कोई भी अगर ऐसा बिल है जिसमें लिखा है प्रेसिडेंट मस्ट असेंट द बिल, तो भाई वैसे भी जाने के बाद प्रेसिडेंट विल असेंट द बिल, अगर वैसा होकर है। अब उसमें 2 पॉइंट खराब है कि अच्छा, अब उस पर चर्चा नहीं कर सकते ना, तुमको वीटोज पढ़ने पड़ेंगे कि किस टाइप में बिल में क्या ऐसा होगा जिसके तहत प्रेसिडेंट अपना राइट लेके इसको रोकेंगे। बिकॉज याद रखना, मोदी जी, मतलब हाउएवर बैड इट में साउंड और गुड इट में साउंड, मुर्मू जी बनी ही मोदी जी के वोट से, बट वो निष्पक्ष, नॉन पार्शियल। तो वो बोलेंगी कि साहब दिस इज स्टैम्प एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक बार देख लेना चाहिए। नहीं मैम ठीक है, हमने सब देखा। फिर बेइज्जती होती है जब जुडिशरी के पास जाता है, क्या सरकार है, तो कितना रिसोर्स, मेहनत, हाथ जोड़ाई लगता है, तब दोनों सदनों से बिल पास होता है। तो सरकार ऑल्सो डजंट वांट टू फॉलो द प्रोसीजर सो रैंडमली। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, रिसोर्स एंड सो मच पब्लिक लाइमलाइट। वो 2 पॉइंट जैसे ही बिल सदन में पेश होता है, वेबसाइट पे अपलोड होता है, आप और मैं देखते हैं, पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। तो देश है, मजाक नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। फिर थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम।